कल जो हमने पढ़ा है होपफुली वो सबको समझ आ गया होगा। आप लोगों ने बाद में बुक रीडिंग वगैरह भी कर ली होगी। आज जो हम फर्दर सेंसेशंस के मतलब पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट जो टॉपिक्स रह गए थे उनको कवर करने की कोशिश करते हैं आज। तो उसके लिए मैं आपको स्लाइड शो करवा देता हूँ ताकि आप सब लोगों को पता चल जाए। आज हमने पढ़ना था सेंसरी अडेप्टेशन, यहाँ से हमने स्टार्ट करना था। Sensory adaptation का मतलब पढ़ना था an interesting change occur when a constant stimulus is present. Constant stimulus is present to a person for a length of time. यानी कि उस वक्त आपको एक हैरत अंगेज या दिलचस्प तब्दीली देखने को मिलेगी जब आप एक ही स्टिमुलस को एक ही बंदे के सामने एक लंबे अरसे तक पेश करेंगे। The sensory structures involved being to adapt to that stimulus. जो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होंगे वो फिर कोशिश करना शुरू कर देंगे कि वो इस स्टिमुलस को अडेप्ट कर लें। In other words, if a stimulus remain constant in intensity, दूसरे अल्फाज में अगर एक स्टिमुलस जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं आती उसकी शिद्दत में, यू विल ग्रेजुअली स्टॉप नोटिसिंग इट। आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आएगा कि आप उसको नोट करना बंद कर देंगे। मिसाल के तौर पे, इफ़ यू आर प्रेजेंटेड विद अ कांस्टेंट टोन फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर आपको एक जो कांस्टेंट टोन है वो प्रेजेंट की जाए एक लंबे अरसे तक, यानी कि एक बेल जो है वो लगातार बज रही है एक लंबे अरसे तक, ऑल सेंसरी रिसेप्टर शोज अडेप्टेशन, जितने भी सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो अडेप्टेशन को शो करेंगे। अच्छा जी, आवाज़ सही नहीं आ रही, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आवाज़ सही आ जाए। हाँ जी, होपफुली अब आप लोगों को आवाज़ है ना मेरी क्लियर आ जाएगी। अब आ रही है आवाज़? जी सर, अब आ रही है। अभी भी नहीं आ रही आवाज़? सर आ रही है अब आ रही है? हाँ जी। चलें ठीक है, चलें अब हम इसको फर्दर जो है उसकी तरफ लेके जाते हैं कि उसने कहा कि अगर एक स्टिमुलस को आपके सामने एक लंबे अरसे तक पेश किया जाए, उसकी शिद्दत में कोई तब्दीली ना आए, तो एक वक्त आएगा कि आप रुक जाएंगे उसको नोट करने में। इसमें उसने एग्जाम्पल कुछ इस तरह से दी है, अगर एक बेल जो है वो आपके वो एक लंबे अरसे तक आपके कान के नज़दीक वो वाला बज रही है, तो एक वक्त आएगा कि उसको जो इंटेंसिटी है ना आपके जो रिसेप्टर्स है सेंसरी रिसेप्टर्स, वो इसको अडेप्ट करना स्लो कर देंगे, यानी कि वो उतनी शिद्दत के साथ अब आप नहीं फील कर रहे होगे या सुन रहे होगे जितनी शिद्दत के साथ स्टार्टिंग में आप सुन रहे थे। एंड यू विल परसीव द टोन एज लेस लाउड। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा उसका जो गूंज है ना वो कम होती जाएगी। और सेंसरी रिसेप्टर्स शो अडेप्टेशन, जितने भी सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो अडेप्टेशन को शो करवाते हैं। बट सम सेंसेस अडेप्ट क्विकली, कुछ सेंसेस ऐसी होती हैं जो बहुत तेज़ी के साथ अडोप्ट कर लेती हैं, जो भी स्टिमुलस इन्वायरमेंट में होता है ना उसको अडोप्ट कर लेती हैं स्पीड के साथ।
और कुछ सेंसेस ऐसी होती हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता उसको अडॉप्ट करती हैं। इसमें उसने यही कहा गया है कि जी ला के ला फॉर एग्जांपल स्मेल एंड टच, स्वाद याद नहीं रहा। मिसाल के तौर पे स्मेल एंड टच वाइल अदर अडेप्ट स्लोली। स्मेल और टच जो है जबकि दूसरे भी हैं आहिस्ता आहिस्ता अडेप्ट करेंगे। कौन बोल रहा है ये? बात बंद कर सकते हैं आप? वो देखी था ऐसा बंदा। सेंसरी एडेप्टेशन अलो अस टू फंक्शन एफिशिएंटली। अब सेंसरी एडेप्टेशन जो होती है वो हमें इस चीज़ की इजाज़त देती है कि हम बेहतरीन तरीके से काम कर सकें इन अ वाइड रेंज ऑफ स्टिमुलस इंटेंसिटी, जो उन स्टिमुलस के साथ जो कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ रेंजेस में पाए जा रहे होते हैं एंड मेक अस मोर रिस्पॉन्सिव टू नोवल स्टिमुलाई, और हमें इस काबिल बनाते हैं कि आम से स्टिमुलस पे भी हम एक अच्छा रिस्पॉन्स दे सकें। उसके बाद आ जाता है द सेंसेस। मोस्ट पीपल बिलीव दैट ह्यूमन बींग्स हैव ओनली 5 सेंसेस। बहुत से लोगों का ये मानना है कि जो एक इंसान है उसमें 5 तरह की सेंसेस पाई जाती हैं। जिन जो 5 सेंसेस पाई जाती हैं उनमें कौन कौन सी सेंसेस होती हैं? आप कह सकते हो विजन होती है, ऑडिशन ऑडिशन होती है, ऑल्फैक्शन होती है, टेस्ट होती है एंड टच। ये 5 सेंसेस जो आमतौर पर कंसिडर की जाती हैं एक ह्यूमन बीइंग के अंदर मौजूद होती हैं। हकीकत में वी हैव मोर देन अ डजन सेंसेस, लेकिन अगर हम हकीकत में जायज़ा लें तो हमारी जो 1 दर्जन से ज़्यादा सेंसेस काम कर रही होती हैं, 5 नहीं होती, 1 दर्जन से ज़्यादा काम कर रही होती हैं। किस तरह काम कर रही होती है उसको आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। आवर स्किन कंटेन्स रिसेप्टर्स, हमारी जो जिल्द होती है ना उसके ऊपर रिसेप्टर्स बने होते हैं फॉर एट लीस्ट 4 काइंड ऑफ सेंसेशन, जो कि 4 तरह की सेंसेस जो है प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 1 क्या है? टच। अगर कोई आपको हाथ लगाएगा आपको फौरी इमीडिएटली उसका पता चल जाएगा। ये स्किन के ऊपर, एक स्किन के ऊपर 4 सेंसेस है। उसके बाद वार्म आ गया, अगर कोई चीज़ गर्म है तो उसका आपको महसूस हो जाएगा। कोल्ड हो गया, अगर कोई चीज़ ठंडी है तो उसका आपको महसूस हो जाएगा। एंड पेन, अगर आप किसी भी हिस्से में तकलीफ महसूस कर रहे हैं तो आपके स्किन रिसेप्टर्स उसको भी डिटेक्ट कर लेंगे। इस तरह आप कह सकते हो कि एक स्किन के ऊपर 4 तरह के रिसेप्टर्स जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। डीप विद इन द ईयर इज एन organ that provide us a sense of balance। अगर हम कान की गहराई में जाएं, कान एक ऑर्गन है, उसकी गहराई में जाएं तो हमें पता चलेगा कि एक सेंस को डेट प्रोवाइड अस, ये जो हमें मुहैया करता है सेंस ऑफ बैलेंस। कान हमें क्या मुहैया करता है? सेंस ऑफ बैलेंस मुहैया करता है। वेयर एज रिसेप्टर्स इन द मसल्स, इसी तरह अगर आप मसल्स के रिसेप्टर्स को देख लें या जॉइंट के रिसेप्टर्स को देख लें या टेंडन्स के रिसेप्टर्स को देख लें। टेंडन कहते हैं जो रेशे वगैरह हमारी हड्डियों के साथ या हमारे पट्टों के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनको कहा जाता है प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द मूवमेंट। वो हमें उस लम्हे के बारे में मालूमात मुहैया करते हैं और हमें हमारे जिस्म की जो उस वक्त की पोजीशन है उसके बारे में भी ये बयान करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि जी अब आ गया जी मोर ओवर, इस मजीद इसके अलावा सर्टेन रिसेप्टर्स, कुछ खास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं विद इन द ब्रेन, हमारे ब्रेन के अंदर कुछ खास किस्म के रिसेप्टर होते हैं जो हमारी ब्लड केमिस्ट्री को मॉनिटर कर रहे होते हैं, हमारे टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहे होते हैं। ईच सेंस ऑर्गन कंटेन, जो किस चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं? एक तो हमारी ब्लड केमिस्ट्री को मॉनिटर कर रहे होते हैं, दूसरे हमारे टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहे होते हैं जो ब्रेन के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। ईच सेंस ऑर्गन्स कंटेन स्पेशल सेल, हर सेंस ऑर्गन के कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं।
that are sensitive to particular type of stimuli, जो एक खास किस्म के स्टिमुलस के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसके अलावा आ गया जी हमारे पास The basic function of all sensory receptors is to cover environmental stimulus. बुनियादी तौर पे जितने भी सेंसरी रिसेप्टर्स हैं उनका एक ही मकसद होता है कि माहौल में जो स्टिमुलस मौजूद होते हैं उनको लेना और उसके बाद उसको इनटू न्यूरल इम्पल्सिव और उसको कन्वर्ट करना न्यूरल इम्पल्सिव पे दैट आर रिलेड ओवर स्पेशलाइज्ड नर्व पाथवे, जो कि बाद में एक खास किस्म की नर्व पाथवे से गुजर के वो ब्रेन के डिफरेंट सेंसरी पार्ट्स की तरफ जाएंगे। Here the neural information undergoes refined analysis. यहाँ जो न्यूरल इंफॉर्मेशन हो पहुंचेगी उसका मजीद जायजा लिया जाएगा एंड मे अल्टीमेटली लीड टू कॉन्शियस एक्सपीरियंस, और उसको यूज करते हुए हम शौरी तौर पे कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, तजर्बात करेंगे एंड समटाइम्स टू एक्शन, और बाद का कुछ एक्शन भी करेंगे। सपोज अगर आप इस वक्त जहाँ भी बैठे हैं, मेरे सामने एक दरख्त है, अगर मैं उस दरख्त को देखूंगा तो वो मैं सेंसरी एक किस तरह से मालूमात आई, हमारी सेंसरी विजुअल सेंसरी ने इंफॉर्मेशन ली, उसको नर्व इम्पल्स में उसने कन्वर्ट किया, नर्व इम्पल्स से वो नर्व पाथवे से होती हुई ब्रेन तक गई, ब्रेन ने आगे फर्दर उसकी इंटरप्रिटेशन की, इंटरप्रिटेशन करने के बाद उसने बताया कि ये दरख्त है, यहाँ इसके पत्ते ग्रीन हैं, इसमें कहीं कहीं येलो पत्ते भी हैं, तो ये सारी मालूमात फिर हमने जायजा ले लिया। इस तरह हमने कॉन्शियसली तौर पे शौरी तौर पे एक्सपीरियंस कर लिया कि सामने मेरे एक दरख्त है, उसके अंदर कुछ ग्रीन पत्ते हैं, कुछ येलो पत्ते हैं। अगर ये तो सिर्फ एक्सपीरियंस किया था, बाद का हम एक्शन भी देते हैं। एक्शन किस तरह से देंगे, अगर मैं उठ के जाके उस पत्ते को उतार लूँ तो ये हमारा एक्शन होगा, या कोई फल लगा हुआ है उस फल को उतार दूँ, ये हमारा एक्शन होगा। Each sensory nerve seems to provide only its own kind of information to the brain. हर जो सेंसरी नर्व है वो सिर्फ अपने मुतलका ही मालूमात ब्रेन को देती है। द न्यूरल पाथवे टू द विजुअल कॉर्टेक्स का जो न्यूरल पाथवे होता है आर कनेक्टेड, वो जुड़ा हुआ होता है। कुछ मैसेज आ रहे हैं इसको, अब आ रही है आवाज अब आ रही है, बोले कोई बंदा। जिनको नहीं आ रहे उनका नेट प्रॉब्लम होगा, आप अपने नेट को देखें, अगर बाकियों को आ रही है तो डेफिनेटली आपको भी आनी चाहिए, और मेरी तरफ से कोई नेट प्रॉब्लम शो नहीं हो रहा मुझे, इस वजह से आप सिर्फ अपनी तरफ देखें। और उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे, इसमें कहा गया है कि जो विजुअल कॉर्टेक्स का नर्व पाथवे है वो जुड़ा हुआ होता है, किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, वो जुड़ा हुआ होता है जो विजुअल कॉर्टेक्स का नर्व पाथवे होता है वो जुड़ा हुआ होता है आइज के रिसेप्टर्स के साथ, दैट रिस्पॉन्ड ओनली टू लाइट, जो कि सिर्फ लाइट वेव्स जो होती हैं उस पे रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड पाथवे टू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स, जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स का रास्ता होता है आर कनेक्टेड टू द रिसेप्टर्स इन द एयर, एयर के रिसेप्टर्स के अंदर जुड़ा हुआ होता है, डेट रिस्पॉन्ड ओनली टू चेंज इन साउंड प्रेशर, अगर तो साउंड का प्रेशर जो है उसकी कम या ज़्यादा होगा वो उस पर सिर्फ रिस्पॉन्ड करेगा ऑडिटरी कॉर्टेक्स का जो पाथवे है। As we discuss, each sensory system has, जैसे कि हमने अभी मुताला किया है, डिस्कस किया है कि जितने जो हर सेंसरी सिस्टम होता है
दिस स्पेशलाइजेशन बिकम क्लियर, इसकी मज़ीद स्पेशलाइजेशन है ना क्लियर हो जाएगी जब हम फर्दर इसके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। जैसे कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं विजन। अब विजन क्या होती है? विजन इज वन ऑफ आवर रिचेस्ट सेंसेस, ये हमारी सबसे अमीर सेंसेस होती हैं। वी गैदर मोस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड थ्रू आवर आइज, हम ज़्यादा पूरी हम जो इतनी दुनिया में जितनी भी मालूमात हासिल करते हैं दुनिया से, वो ज़्यादातर मालूमात हासिल होती है विजन के ज़रिए, आइज़ के ज़रिए, इसलिए इसको अमीर कहा जाता है। वी उसके बाद आ गया वी सी अ वर्ड, हम दुनिया को देखते हैं, उसकी शेप को, उसके साइज को, एंड सम स्टेशनरी, और कुछ स्टेशनरी वगैरह को, अदर मूविंग, कुछ हरकत कर रहे होते हैं, सम इन ब्लैक, कुछ काले होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं, कुछ दूसरे कलर्स के होते हैं। इस तरह हम पूरी दुनिया को देखते हैं अपनी आंखों से और मालूमात हासिल करते हैं। हाउ डू वी सी दिस वे, हम किस तरह इस तरीके से देखते हैं? व्हाट इट्स द मशीनरी दैट इनेबल अस टू एक्सपीरियंस दिस मार्वलस लैंडस्केप, कौन सी ऐसी मशीनरी है जो हमें इस काबिल बनाती है कि हम इस बहुत दिलकश या हैरान कुन जो ज़मीन या पहाड़ की ऊंचाई, उतार या चढ़ाई है, लैंडस्केप वगैरह हैं, उनको देखने के काबिल होते हैं? कौन सी चीज़ हमें काबिल बनाती है? इसका मतलब हम फर्दर डिस्कस करेंगे नीचे। द विजुअल स्टिमुलस एंड द आई, लाइट द बेसिक स्टिमुलस फॉर विजन, ये लाइट जो होती है ना, वो बुनियादी स्टिमुलस होती है किसी भी चीज़ को देखने के लिए, विजन के लिए। रिप्रेजेंट अ नैरो बैंड ऑफ एनर्जी, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है, तवानाई को, जो कि नैरो बैंड होती है विद इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जो नैरो तो बैंड एनर्जी होती है, ये उसकी वो उसको प्रेजेंट कर रही होती है, रिप्रेजेंट कर रही होती है लाइट जो है। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप रोशनी को देखें एक तरीक रूम में, अंधेरे वाले कमरे में अगर आप रोशनी को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि रोशनी जो है ना वो एक खास पाथवे के अंदर से ना गुजर रही है, वो रोशनी के ज़रात आपको फील हो रहे होंगे। ये क्या होता है? स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, जो कि नैरो बैंडेड होता है। और इसको हम कहते हैं कि ये वेव लेंथ भी हम कहते हैं, द वेव लेंथ ऑफ द लाइट डिटरमाइंस इट्स हु। अब वेव लेंथ क्या करती है? रोशनी की जो सूरत है उसका जायजा लेती है कि किस सूरत में हाल में इस वक्त रोशनी मौजूद है। द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स कलर, बने जो प्राइमरी इसके डिटर्मिनेंट्स होते हैं, यानी कि प्राइमरी तौर पे हम जिस चीज़ को देखते हैं वो इसके कलर होते हैं, कौन से रंग की है रोशनी। द वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू वेव पीक्स, अब वेवलेंथ हम किसको कहेंगे? कि जब दो हमारे पास इस तरह पीक हैं वेव्स की, उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। मेयर मेयर इन नैनोमीटर, इसको हम मेयर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, इसको हम नाप सकते हैं नैनोमीटर की सूरत में। एस जैसा कि अब हम फर्दर नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। हाँ जी, हमने पढ़ा है कि हम इसको नैनोमीटर मीटर की सूरत में मेजर कर सकते हैं। वेवलेंथ इंक्रीज फ्रॉम अबाउट 400 टू 700 नैनोमीटर, अब वेवलेंथ कितनी बढ़ सकती है? 400 से 700 नैनोमीटर तक बढ़ सकती है। आवर सेंसेशन शिफ्ट फ्रॉम वायलेट, वायलेट से हमारी जो सेंसेशन है वो शिफ्ट करती हैं थ्रू ब्लू, पहले हम ब्लू की तरफ जाते हैं, फिर हम ग्रीन की तरफ जाते हैं, फिर हम
येलो की तरफ जाते हैं, फिर हम ऑरेंज की तरफ जाते हैं एंड फाइनली रेड, और आखिर में हम रेड की तरफ जाते हैं। क्योंकि 400 पे ये वॉयलेट में होते हैं, फिर जैसे ही इसकी रेंज बढ़ना शुरू होती है इसके कलर चेंज होना शुरू हो जाते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंटेन इज एक्सपीरियंस एज ब्राइटनेस। अब वो कह रहा है जो रोशनी की शिद्दत है वो तवानाई की मकदार पर मुश्तमिल होती है, जो कि हम एक्सपीरियंस करते हैं एज अ ब्राइटनेस, जिसको हम कहते हैं कि कितना ज़्यादा ये रोशन है या ब्राइटनेस है, इस मकदार पे मुनहसर होता है उसकी शिद्दत। द एक्सटेंट टू विच लाइट कंटेन ओनली वन वेवलेंथ, वो हद जिसमें लाइट लाइट जो है वो मुश्तमिल होती है एक वेवलेंथ पे, rather than मैनी, बजाय इसके कि उसमें मज़ीद बहुत ज़्यादा वेवलेंथ हो। डिटरमाइन आवर एक्सपीरियंस ऑफ सेचुरेशन, वो डिटरमाइन करती हैं हमारा जो तजर्बा होता है सेचुरेशन का। सेचुरेशन किसको कहते हैं? इसराब, जिसमें एक चीज़ मिक्स हो ज़्यादा। मिसाल के तौर पे द डीप रेड ऑफ प्लम इज़ हाईली सेचुरेटेड। अगर आपने आलू बुखारे को देखा होगा, रेड कलर का होता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वेव लेंथ है, इसलिए वो सेचुरेटेड है। सेचुरेटेड होने की वजह से उसका कलर रेड में शो हो रहा होता है, डिफरेंट शाइनिंग में, डिफरेंट शेप्स में शो हो रहा होता है, जैसे कि रेड के अंदर डिफरेंट मल्टीपल कलर्स जो हैं वो मिक्स हुए हुए हैं। वेयर एज द पेल पिंक ऑफ एन एप्रीकोट इज लो सेचुरेशन। अब पेल पिंक जो एप्रीकोट होती है, खुबानी जो होती है, उसमें कम सेचुरेशन पाई जाती है। उसके बाद आ गया हमारे पास स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द आई। अगर आप फिगर 6.2 को मुलाहिजा फरमाएं, मैं लेके जाता हूँ उस तरफ आपको, ये आ गया। अगर आप इसको मुलाहिजा फरमाएं, आप फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर, इसके इधर सारे ही यानी कि जो आपको, तो इसके अंदर एक मादा भरा हुआ होता है इसकी साख के अंदर, डेड डिटेक्ट विजुअल स्टिमुलाई, जो कि विजुअल स्टिमुलस को मालूम करता है। वीडियो नहीं आ रही? वीडियो आ रही है कि नहीं आ रही? लिख दे कुछ। पेज वगैरह शो हो रहा है आप लोगों को? बात ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी अगर आप इस फिगर को देखें तो इसके अंदर आपको एक मादा भरा हुआ नज़र आएगा, जिसको विजुअल स्टिमुलस जो है वो डिटेक्ट करता है। स्ट्रक्चर डेट डिटेक्ट विजुअल स्टिमुलस, जो कि विजुअल स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है। इफ़ यू लुक क्लोजली, अगर आप करीब करीब से देखें, एट योर आइज इन अ मिरर, अपनी आँख को मिरर के अंदर, अगर आप करीब से देखेंगे अपनी आँख को मिरर के अंदर, यू नोटिस थ्री पार्ट, आपको तीन हिस्से वाज़ह तौर पे नज़र आएंगे। एक द सक्रीरा, आइरिस और आइरिस एंड पुपिल। द सक्रीरा इज द वाइट पार्ट ऑफ द आई, ये हमारे जो आँख का सफ़ेद हिस्सा होता है इसको कहते हैं। विच हेल्प मेंटेन द शेप ऑफ द आई, जो कि हमारी मदद करता है कि हम आँख की जो शक्ल है या उसको मेंटेन रखें, एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इंजरी, और इसको किसी किस्म के नुकसान से भी बचा लें। एट द फ्रंट ऑफ द स्क्रीरा इज द रोन ट्रांसपेरेंट कोरिना। अगर आप स्क्रीरा के सामने देखें तो आपको एक गोल तरह का दायरा नजर आएगा, जिसको हम कोनिया कहते हैं। कोनिया कौन सा, यानी कि ये जो आपका किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है, डिफरेंट कोनिया पाए जाते हैं। विच फोकस लाइट इनटू द आई, ये किस पे फोकस करता है? लाइट पे फोकस करता है आँख के अंदर। यू मे बी ब्लू आइड,
आप ब्लू आइड भी हो सकते हो, ग्रीन आइड भी हो सकते हो, ब्राउन आइड भी हो सकते हो। ये सकलैन मुश्ताक ने ना, जब से ये कॉल चल रही है, इसने अलग से वक्त डाला हुआ है, बार बार जाता है, बार बार आता है। सकलैन साहब, इस मरतबा अगर आप बाहर चले गए हैं ना, तो वापस आने की ज़रूरत नहीं है क्लास में। आप 20 मरतबा जा चुके हैं, 20 मरतबा वापस आ चुके हैं। कुछ की ग्रीन आइज होती हैं, कुछ की ब्राउन आइड होते हैं, कुछ ब्लैक आइड होते हैं। योर आई कलर इज डिटरमाइंड बाय द कलर ऑफ योर आइरस। अब आपकी आंख का जो कलर होता है ना, वो आइरस के कलर पर मुनहसर होता है। इट इज़ अ रिंग ऑफ मसल्स। ये एक रिंग होता है मसल्स का। बिहाइंड द कोर्निया, कोर्निया की पिछली तरफ ये वाक़या होता है। विच रेंज इन कलर फ्रॉम लाइट ब्लू टू डार्क ब्राउन और ब्लैक, जिसमें मुख्तलिफ कलर पाए जा रहे होते हैं, जैसे कि लाइट ब्लू हो गया, डार्क ब्राउन हो गया और ब्लैक वगैरह। द पपिल इज द सर्कुलर ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइज। अब जो पपिल होती है ना, ये आइज का सेंटर वाला हिस्सा होता है, ओपनिंग होती है। द आइज कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। आइज का काम क्या है कि जो लाइट जितनी ज़्यादा मकदार में आ रही है उसको कंट्रोल करना है। एंटरिंग द आई, जो कि आई में दाखिल हो रही है। बाय रेगुलेटिंग द साइज ऑफ द पपिल, वो उस पपिल के साइज को भी रेगुलेट करती रहती है। डायलेटिंग द पपिल टू लेट इन मोर लाइट एंड constricting the pupil to let in less light। अब वो डायलेट करती है पपिल को, अगर ज़्यादा रोशनी आ जाए तो वो उसको फैला देती है, अगर कम रोशनी आए तो वो उसको कंस्ट्रिक्ट कर देती है, सिकुड़ा देती है। योर पपिल डायलेट व्हेन यू इंटर आ डार्क। आपकी जो पपिल्स होते हैं वो फैल जाते हैं जब आप एक अंधेरे वाले कमरे में जाते हो, या डिमली लाइट, जिसमें हल्की फुल्की सी लाइट होती है, उस कमरे में अगर आप जाते हो, सो डैट अवेलेबल लाइट इंटर द आई। ताकि जितनी भी जो रोशनी है जो इस वक्त मौजूद है वो आपकी आँख के अंदर चली जाए, इसलिए वो फ्लैट हो जाती है। कॉन्ट्ररी, इसके बरअक्स पपिज कॉन्स्ट्रिक्ट, जो पपिज है वो सिकुड़ जाती है। वैन, कब सिकुड़ती है, जब when you go outside into the sunlight, जब आप बाहर जाते हो सूरज की रोशनी में। so that less light enter into your eye, ताकि कम रोशनी आपकी आंख में जा सके, इसलिए वो सिकुड़ जाती है। जब कम रोशनी होगी तो उसने फैल जाना है, जब ज़्यादा रोशनी होगी तो उसने सिकुड़ जाना है, ताकि कम रोशनी उसके अंदर जा सके। डायरेक्टली बिहाइंड द आइरस, अगर आप फौरी तौर पे आइरस के पीछे जाएंगे। एंड द पपिल इज द लेंस, और पपिल्स के पीछे तो आपको एक लेंस मिलेगा। आ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर विच चेंज इट्स शेप टू फोकस लाइट, वो यानी कि अपनी शेप को बदलता रहेगा ताकि वो लाइट पर फोकस कर सके। ऑन द रेटिना एट द बैक ऑफ द आई, आई की पिछली जानिब रेटिना पे। नॉर्मली द लेंस इज स्लाइटली फ्लैटेंड, आमतौर पे जो लेंस होता है वो फ्लैट होता है। एंड इज दस आइडियली शेप्ड फॉर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस, और जो चीज़ें फासले पे मौजूद होती हैं वो इसके लिए आइडियल होती हैं कि वो उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकता है। बट व्हेन यू लुक एट एन ऑब्जेक्ट नियर द आई, लेकिन अगर आप ये फिंगर ही अपनी आँख के बिल्कुल पास ले आएंगे, द लेंस बर्ज एज बर्ज टू अज्यूम अ मोर राउंडेड शेप, तो ये गोल इस तरह शक्ल इख्तियार कर जाएगा, फ्लैट नहीं रहेगा, गोल शक्ल इख्तियार कर जाएगा। which brings light rays from the object into sharper focus on the retina, जो कि रोशनी की लहरों को लेके आएगी ऑब्जेक्ट से तेजी के साथ रेटिना के ऊपर।
इसलिए ये गोल हो जाएगी, फ्लैट नहीं रहेगी। इफ़ द लेंस डज नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉपरली, अगर तो आपका लेंस जो है वो सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, विजुअल डिफेक्ट रिजल्ट, तो हमें देखने के नुकाइस का सामना करना पड़ सकता है। इन ओल्ड एज, बढ़ापे में जाके, द लेंस ओपन बिकम्स लेस फ्लेक्सिबल, और जो लेंस होता है उसके अंदर लचक कम हो जाती है, रिड्यूसिंग इट्स एबिलिटी टू फोकस प्रॉपरली, और इसकी जो सलाहियत होती है कि वो सही तरीके से फोकस कर पाए वो भी कम होना शुरू हो जाती है। सम पीपल बिकम नियर साइटेड, कुछ लोग जो होते हैं वो नियर साइटेड होते हैं, दे कैन सी नियर ऑब्जेक्ट, वो सिर्फ करीबी चीज़ों को देख सकते हैं, बट नीड करेक्टिव लेंस टू वॉच टीवी, लेकिन अगर टीवी देखना हो तो उन्हें ऐनक वगैरह या कोई चश्मा लगाना पड़ता है, ड्राइव करनी हो या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करनी हो दैट रिक्वायर्ड फोकसिंग ऑन अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, जो कि जिसमें ज़रूरत पड़े कि आप किसी दूर की चीज़ पे आपने फोकस करना है, तो उसके लिए आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। अदर डिवेल्प्ड अदर डिवेल्प फार साइटनड फार साइटन फार साइटडनेस एंड नीड ग्लास टू रीड, दूसरे को हम कहते हैं कि सिर्फ हम दूर की चीज़ों को देख सकते हैं और पास वाली चीज़ों के लिए हमें चश्मा लगाना पड़ेगा, जैसे कि अगर कोई बुक पढ़नी है या कुछ लिखना है या कुछ सीना है, बिकॉज ऑफ फोकसिंग डिफिकल्टी व्हेन व्यूइंग क्लोज ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो हमारा लेंस है उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब चीज़ जो होती है वो करीब आ जाती है, इसको हम फार साइटनर कहते हैं। दीज विजुअल प्रॉब्लम में आल्सो रिजल्ट फ्रॉम एन आई बॉल, ये जो विजुअल मसाइल हैं ये नतीजा हो सकते हैं आई बॉल का भी, दैट इज़ टू लॉन्ग, जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, और टू शॉर्ट, अगर वो बहुत ज़्यादा छोटा हो, फॉर प्रॉपर फोकसिंग, बेहतरीन तरीके से उस पर तवज्जो करने के लिए। अंडरस्टैंड? समझ आ गई है आप लोगों को? आप लोग बोल सकते हो अब, समझ आ गई है? उस्मान बेटा बोल भी सकते हो, हल्की फुल्की सी बात आ जाती होती है। अच्छा जी, अब आप लोगों ने जितना हमने पढ़ा है ना, इसकी एक मरतबा आप लोगों ने सब रीडिंग ले लें। और एक बात अभी सारे इस क्लास के अंदर मौजूद है, ये लास्ट टाइम मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, कल को 8:05 तक अटेंडेंस लग जाया करेगी, यानी कि पहले ही अटेंडेंस लगा दिया करनी है मैंने। उसके बाद अगर आप लेट हुए तो मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो क्लास में आए। तो यू ऑल पीपल शुड बी रीच्ड इन क्लास एट अ टाइम, एक ही वक्त में आपने सबने आ जाना है। अगर जो बंदा लेट हुआ कल से उसको मैं अलो नहीं करूँगा। आप कोई आ रहा होता है 8:10 पे, कोई 15 मिनट पे, 8:05 तक का टाइम है, ठीक है? अभी आपको जो पढ़ाया है इसकी रीडिंग ले, उसके बाद मैं दोबारा से आपको लिंक सेंड करता हूँ, फिर आप लोग ऑनलाइन होइएगा, क्योंकि अभी ये इसका ड्यूरेशन ख़त्म हो गया, 40 मिनट का होता है। तो मिलते हैं।